हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। देखो, बोर का जो परमाणु मॉडल है इसका विकास बहुत स्टैंडर्ड तरीके से हुआ था। सबसे पहले डायरेक्ट बोर का परमाणु मॉडल नहीं आ गया था आंखों के सामने। उससे पहले हम लोगों ने देखा कि रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या था। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग की कमियों को देखा गया और उन कमियों के अंदर जब आगे सुधार की बात आई तो निकला परमाणु मॉडल में सुधार, और उसके बाद आया बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो एक्चुअल में जब भी बोर के परमाणु मॉडल के बारे में बात की जाएगी जीवन में कभी भी, तो आपको उसके लिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। और पृष्ठभूमि पता होनी चाहिए कि किस तरह से हम रदरफोर्ड से बोर तक स्विच हुए थे। तो हम लोग वहीं से आज की कक्षा को शुरू करेंगे। सबसे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात वापस से एक बार करेंगे। हालांकि लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोगों ने समझा भी है उस टॉपिक को बहुत खूबसूरती से, परंतु एक बार फिर आपको देखना पड़ेगा ताकि कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। देखो, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल रहा उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की जो थॉमसन नहीं कर पाए थे। उन्होंने ये बहुत अच्छे से समझाया कि जितने भी प्लस हैं, रदरफोर्ड के पहले थॉमसन ने कहा था कि प्लस पूरे परमाणु में एक समान रूप से वितरित है। परमाणु एक्चुअल में अपने आप में एक धनावेशित गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। ये बात बोल दी थी आपके थॉमसन ने। परंतु रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि सारा प्लस छितरा हुआ नहीं है, सारा प्लस एक जगह संकेंद्रित है, और उस जगह का उन्होंने नामकरण संस्कार भी किया और उस जगह को नाभिक का नाम दिया। न्यूक्लियस के नाम से हम जानते हैं, नाभिक उन लोगों ने उसको कहा, रदरफोर्ड ने। पॉइंट टू बी नोटेड ये है यहां पे कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये बात भी कही रदरफोर्ड ने। चक्कर लगाने वाली बात उनके दिमाग में क्यों आई? क्योंकि उन्होंने कहा कि यार, अगर इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहा, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ रहा, स्टेबल नहीं रुका हुआ रहा, तो ये प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होगा, जिस आकर्षण का नाम होता है कूलाम्ब बल, और जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बोले यार, ये आकर्षण होगा और साले इस आकर्षण के कारण ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के पास जाना शुरू कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के पास जाना शुरू कर देगा तो जाके टकरा जाएगा और परमाणु का स्थायित्व तो बिल्कुल भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो, इलेक्ट्रॉन निश्चित रूप से चल रहा है और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। तो उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है, शेल कह सकते हो, उसके अंदर चक्कर लगा रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने कह दिया कि वृत्ताकार कक्षाओं में जो है आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है गोल गोल, और ये बात इन्होंने बहुत अच्छे से अपने सामने रख दी। हमने कहा ठीक है भाई, आपने ये बात बोली है, अब जरा इसका विश्लेषण शुरू करें। तो सबसे पहला विश्लेषण जब इसका किया गया तो रदरफोर्ड के विश्लेषण के लिए हमने यूज की मैक्सवेल की थ्योरी। मैक्सवेल कोई हल्के में नहीं ले सकते आप। मैक्सवेल पहुंचे हुए साइंटिस्ट थे उस टाइम के। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया था। मतलब आज जो भी हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, जो कुछ भी आपकी नजरों के सामने आपको दिखाई देता है उसमें से मोस्ट ऑफ द काम जो है वो मैक्सवेल ने किया है। तो इन्होंने कहा कि जब भी आपका आवेश त्वरित होगा तो आवेश के त्वरित होने से विकिरण बनेगी। विकिरण का मतलब हो गया रेडिएशन, सिंपल भाषा में बोलें तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ये इन्होंने कह दिया कि जब भी आवेश त्वरित होगा, जब भी, तब बनेगी विकिरण, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। और वो ऊर्जा का उत्सर्जन को हमने समझने की कोशिश की रदरफोर्ड के मॉडल में। तो एक ही बात समझ में आई कि यहां पे भी प्लस है, माइनस है, और जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्वरित है। इलेक्ट्रॉन त्वरित क्यों है, हम ये तो बात फिक्स कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन चलो गोलाकार भाग में चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स स्पीड से चक्कर लगा रहा होगा, ये बात तो आप फिक्स कर सकते हो। परंतु जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने पर जो उसके वेग की दिशा है वो हर बार बदलेगी।
क्योंकि वृत्ताकार पथ में जो वेग की दिशा होती है वो सदैव स्पर्श रेखा के रूप में देखी जाती है। तो जब वो गोल गोल चक्कर लगा रहा होगा तो उसके वेग की दिशा बदलेगी। कहने का मतलब सिंपल भाषा में यह है कि यहां पर त्वरण 100% है। और अगर त्वरण है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एक त्वरित आवेश है। अगर ये त्वरित आवेश है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ऊर्जा का उत्सर्जन पक्का पक्का से करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर से अगर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूमता घूमता धीरे धीरे अपनी ऊर्जा का ह्रास करता हुआ जाकर के नाभिक से टकरा जाएगा। और अगर वो नाभिक से टकरा गया तो परमाणु का अंत हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि परमाणु का अंत होता नहीं है, परमाणु स्थायी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपको कोई चीज दिख रही है कल आके देखोगे तो नजर नहीं आएगी। तो यहां पे अगर मोटी मोटी भाषा में बताऊं, कोई एक स्टेटमेंट सिंपल सा दूं, तो रदरफोर्ड जो है वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं समझा सके। अगर वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम समझा देते तो हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हर मॉडल का उद्देश्य यही था। जो भी मॉडल बन रहे थे उस समय, उन सभी मॉडलों का एक ही उद्देश्य था, उन सभी को एक ही काम दिया गया था कि आपको परमाणु के स्थायित्व के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, उसको कभी दरकिनार आप नहीं कर सकते। ये एक समस्या बहुत बड़ी आ गई जिसके कारण हमें रदरफोर्ड के मॉडल पे सवाल उठाने पड़े। दूसरा एक और कारण रहा, बच्चों को समझो, कल की कक्षा को एक तरह से ऐसा लग रहा होगा वापस पढ़ा रहा हूं, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको सारे पॉइंट याद दिलाते हुए बोर के मॉडल पे लेके जाना चाहता हूं। आज की क्लास आपको रदरफोर्ड से बोर के ट्रांजिशन वाला टाइम रहेगा, तो आपको एकदम एक्टिव होकर के सुनते रहना है। फिर क्या हुआ, कहानी के रूप में है पूरा चैप्टर। ये जो नाभिक था उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। हम लोगों ने मैक्सवेल की थ्योरी को बहुत अच्छे से अप्लाई भी कर दिया और उससे ही समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो उसका ऊर्जा जो है उसकी हानि हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन त्वरित आवेश के रूप में देखा जा रहा है और उसके अंदर से ऊर्जा की हानि भी हो रही है, तो वो ऊर्जा की हानि का जब पैटर्न बनाए, उस ऊर्जा की हानि को जब हम एक स्क्रीन के ऊपर लें, उस ऊर्जा की हानि का जब अपन स्पेक्ट्रम देखें, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है पैटर्न। जैसे सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम आपने कक्षा 10th में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही अगर हम इसका पैटर्न लें तो हमें ऐसी उम्मीद थी कि वो जो पैटर्न देखने को मिलेगा वो पैटर्न सतत देखने को मिलेगा। मतलब हम चाह रहे थे कि ऐसा कोई पैटर्न होगा जिसके अंदर ब्रेक नहीं होगा, इस तरह का कॉन्टिन्यूअस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा सतत। जो ऊर्जा निकल रही है, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा है ना कि इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा का निष्कासन कर रहा है, तो उस हिसाब से यहां पर आपको इस प्रकार का सतत स्पेक्ट्रम की उम्मीद थी। और एक्चुअल में हम क्या देखते हैं कि स्पेक्ट्रम इस प्रकार का सतत नहीं है, स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम के रूप में है ऐसे। और लाइन स्पेक्ट्रम जो है उसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो वो तब बन सकता है जब आपका इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करे, कभी कभी करे। जैसे कभी ऊर्जा का उत्सर्जन कर दिया, ऊर्जा गई, स्पॉट बन गया, फिर उसके बाद ऊर्जा का उत्सर्जन करना बंद कर दिया, कुछ समय बाद फिर ऊर्जा गई, फिर स्पॉट बना और ऊर्जा का उत्सर्जन हो गया, फिर कुछ देर करना बंद कर दिया, फिर ऊर्जा गई और वहां पे स्पॉट बन गया। मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन अगर असतत हो, नॉन कॉन्टिन्यूअस, लगातार नहीं हो, तभी बन सकता है इस प्रकार का स्पेक्ट्रम। तो असतत स्पेक्ट्रम, जिसको हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, जिसको हम लोग परमाणु स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, उसकी व्याख्या देखो। इसको सुनकर तो सबके होश उड़ गए। रदरफोर्ड तो यही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, रदरफोर्ड तो यह भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है, क्योंकि उसकी कहानी में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैक्सवेल की थ्योरी को देखें तो लगातार उत्सर्जन होना चाहिए, ऐसा स्पेक्ट्रम आना चाहिए, बट ये स्पेक्ट्रम आता नहीं है, इस प्रकार का स्पेक्ट्रम आता है। तो ना तो ठीक तरह से रदरफोर्ड फिट हो पा रहा है उस पूरी थ्योरी के अंदर, उसको हमने हटा दिया, ना मैक्सवेल के कंसेप्ट से हम समझ पा रहे हैं कि यहां पे क्यों इस प्रकार का स्पेक्ट्रम बन रहा है। मतलब कुछ तो अंदर का ऐसा लोचा है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, और वही नील्स बोर ने किया था। तो पहले आप समझो कि कितना गहराई से काम किया गया है इन टॉपिक्स के ऊपर, तो आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगेगी केमिस्ट्री भी। ठीक है, तो अभी समस्या क्लियर हुई आपको कि भैया ऐसा स्पेक्ट्रम नहीं है, इस प्रकार का स्पेक्ट्रम है।
इलेक्ट्रॉन एक इंसान की तरह काम कर रहा है कि मन हुआ तो ले लिया काम, नहीं हुआ तो छोड़ दिया, फिर मन किया, फिर कर लिया, फिर मन किया, छोड़ दिया। जबकि कण के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट हो नहीं सकता। तो दो कहानी थी। अब इस कहानी को जरा आप देखें, बहुत डिटेल में समझें, इसको थोड़ा सा थियोरिटिकली पढ़ लेते हैं अपन एक बार। कल की क्लास में मैं आपको थ्योरी नहीं दिखा पाया था इस टॉपिक की, आज हम इसको हल्का सा थियोरिटिकली पढ़ते हैं, फिर हम बोर के मॉडल की तरफ चलते हैं। आज आपको बोर के मॉडल के मेन सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ध्यान से आपको सुनना है, बने रहना है क्लास में। इस मॉडल में जो रदरफोर्ड के मॉडल के दोष हैं, कमियां हैं, वो सुनिए, आपको एग्जाम में लिखने के लिए यहां से नोट्स मिल जाएंगे बढ़िया। इस मॉडल में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभि में आकर्षण से गिर क्यों नहीं जाते, इसका जवाब तो दे दिया था रदरफोर्ड ने कि भाई जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक में गिरते क्यों नहीं है, इसका जवाब दे दिया था रदरफोर्ड ने। उन्होंने कहा था कि ये जो आकर्षण बल है ये इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाने में काम आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसा सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक में आकर्षण से क्यों नहीं गिर जाते, इसके लिए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। इसके बारे में अपन बात करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के, बट अभी आप अपकेंद्रीय बल पे इतना ध्यान मत दो। अभी आप बस मेरी इतनी सी बात याद रखो कि जैसे अपन ऐसे गोल गोल घूमते हैं, कभी भी जैसे आप अपने दोस्त के साथ में इस तरह से गोल गोल घूम रहे हो तो आप अपने दोस्त को खींच रहे हो अपनी तरफ, होता है ना। आप भी खेल के देख लो, दो लोग अगर साथ में बैठे उठ करके खेल के देख लो, अगर आप इस तरह से खेल रहे हो तो अपने दोस्त को खींच रहे हो। अगर आप अपने दोस्त को अपनी तरफ खींच रहे हो फिर भी आपका दोस्त आपकी तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि आप दोनों गोल गोल घूमने में व्यस्त हो। तो अगर कोई गोल गोल घूम रहा है तो वो खिंचाव भी आ रहा है, हम बुला भी रहे हैं अपने पास, पर बंदा अपने पास आ नहीं रहा है। रीजन क्या है उसके पीछे, कि आप गोल गोल घूमने में व्यस्त हो। तो वो जो आपके हाथों के बीच में तनाव है, जो आप एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हो, वो आपको पास बुलाने में काम नहीं आ रहा, वो आपको गोल गोल घुमाने में काम आ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। वैसे ही 9th क्लास में भी क्वेश्चन था कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है तो पृथ्वी सूर्य के पास चली क्यों नहीं जाती, इसलिए नहीं जाती भैया क्योंकि वो जो बल है वो गोल गोल घुमाने में काम आ रहा है, सूर्य के पास ले जाने में काम नहीं आ रहा है। एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करता है, किंतु यदि इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा परिवर्तित कर दी जाए तो वेग भी परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब यही बात तो समझनी थी, यही बात तो सबसे भयानक थी कि भाई आप ये चीज तो फिक्स कर सकते हो कि आपका जो ये आपका नाभिक है, आप ये चीज तो फिक्स कर सकते हो कि ये आपका नाभिक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन फिक्स वेग से चल रहा है, फिक्स चाल से चल रहा है। मतलब आपने ये फिक्स कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है 5 मीटर प्रति सेकंड से ही चलेगा, ये आपने मान लो फिक्स कर दिया। परंतु वेग एक सदिश राशि है, हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं कि वेग की दिशा भी अगर आपने बदल दी, अगर आप वेग की दिशा भी बदल दो, वेग की दिशा को भी परिवर्तित कर दो, तो भी वेग के साथ में इतना बड़ा पंगा है कि अगर उसकी दिशा भी बदल दी जाए तो भी वो बदला हुआ माना जाता है। और इसका मतलब क्योंकि गोल गोल घूमने पर इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा बार बार बदल रही है, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन में क्या है, त्वरण है। ये पॉइंट समझ में आया। वैज्ञानिक मैक्सवेल, बहुत भयंकर आदमी था ना ये, वैज्ञानिक मैक्सवेल के विकिरण सिद्धांत के अनुसार जब आवेशित कण त्वरित होता है तो वो विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में ऊर्जा निकालता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा की हानि कर रहा है और सर्पिल गति करते हुए, अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की हानि कर रहा है तो सर्पिल गति, इस तरह की गति, इसको बोलते हैं सर्पिल गति। सर्पिल गति करते हुए धीरे धीरे नाभिक के निकट जाएगा, अर्थात परमाणु धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी है। रदरफोर्ड मैक्सवेल सिद्धांत को नहीं समझा सका है। रदरफोर्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं के अस्तित्व को भी नहीं समझा सका। लास्ट वाली लाइन वही है जो मैंने आपको बताई थी कि अगर ये आपके पास नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार कर भी रहा है तो जो स्पेक्ट्रम है वो अपन को कैसा मिलना चाहिए, कैसा मिलना चाहिए, स्पेक्ट्रम हमको मिलना चाहिए सतत, बट हमको स्पेक्ट्रम लाइन के रूप में मिलता है। इसको बोलते हैं विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएं। तो हमारा रदरफोर्ड जो है इन विभिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था, आपने ये चीज चेक करी है। ठीक है, बढ़िया बेटा, आया समझ में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से क्लियर है। चलो, बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि जरा इसको देख लेते हैं। ऐतिहासिक रूप में द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त
परिणामों से बहुत सी सूचनाएं मिली। नील बोर ने क्या किया, इन परिणामों का उपयोग करके रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित मॉडल में सुधार किया। ध्यान रखना, नील्स बोर ने कोई नया मॉडल नहीं बना दिया आप लोगों के लिए। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल में ही सुधार किया, कुछ चेंजेस किए। क्या क्या चेंजेस किए बताऊंगा मैं आपको, और उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ कहानी किस प्रकार से बदली। और ये चेंजेस क्यों कर पाए वो, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरणों के दो नेचर होते हैं, एक उनका तरंग नेचर होता है और एक उनका कण का नेचर होता है, जिसके बारे में आप आगे जाके पढ़ोगे। और जब आप आगे जाके पढ़ोगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। परंतु हाँ, जो हमारे रदरफोर्ड थे उनके मॉडल में मोटा मोटा सुधार करके ही हम बोर के मॉडल तक पहुंचे थे। ठीक है, अब समय आ गया है कि आप बोर के मॉडल का अध्ययन करना शुरू करो। तो अब आप हेडिंग लगा सकते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। एक बात का विशेष ध्यान रखें, बोर का परमाणु मॉडल जब आप पढ़ रहे हो तो उनकी परिकल्पनाओं का अध्ययन करो। पोस्टुलेट, और पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि जो भी चीज आपको बोली जाएगी, जो भी चीज अभी आपको मैं पढ़ाऊंगा वो मैंने नहीं बनाई है, बोर ने बनाई है। और बोर ने अपनी जो भी कंसेप्ट्स को बनाया उसको उन्होंने परिकल्पनाओं के रूप में लिख दिया। हम तो बस उस कंसेप्ट को ऐसे कैसा उठाएंगे, समझेंगे और फिर उसके आधार पर रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि बोर का मॉडल भी परफेक्ट है, ध्यान रखना, बोर के मॉडल में भी कमियां हैं। तो बोर का मॉडल पूरा समझ लोगे तो रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां दूर हो जाएंगी, और जब बोर का मॉडल पूरा समझ में आ जाएगा तो हम उसकी कमियां निकालेंगे और उसकी कमियों में सुधार करने के लिए इस चैप्टर का अगला भाग आएगा, जहां पर आप क्वांटम संख्याओं के बारे में पढ़ोगे। परंतु अभी भी याद रखना कि न्यूट्रॉन की एंट्री नहीं हुई है, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में अभी हमने कोई बात नहीं की है, अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज के आधार पर ही बातें चल रही है। ठीक है, आई बात समझ में, आगे बढ़े। ओके, बोर ने जब अपना परमाणु मॉडल दिया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, रदरफोर्ड के मॉडल में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कहा था ना, कहा था ना कि रदरफोर्ड ने कहा था ना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। बोर ने पता है क्या किया, बोर ने कहा नहीं, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, फिक्स। अब आप देखना किस प्रकार बोर थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए रदरफोर्ड की सारी कमियों को दूर कर देंगे। बहुत मजा आएगा आपको, सुनते जाना बस। रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस चक्र गोले में भी घूम सकता है, इस गोले में भी घूम सकता है, यहां भी घूम सकता है, यहां भी घूम सकता है, यहां भी घूम, जहां मन किए इलेक्ट्रॉन कोई सी भी वृत्ताकार कक्षाओं में घूम सकता है। बोर ने कहा नहीं, इलेक्ट्रॉन हर किसी कक्षा में नहीं घूम सकता, नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाएं बनी हुई होती हैं, उन्हीं निश्चित कक्षाओं के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। जैसे पहली निश्चित कक्षा को हम 1 बोल सकते हैं, दूसरी निश्चित कक्षा को 2 बोल सकते हैं, तीसरी को 3 बोल सकते हैं। ये जो तीनों कक्षाएं हैं ये निश्चित है। अब इन तीनों कक्षाओं में निश्चित होने का क्या मतलब है, पहले वो समझो। निश्चित होने का मतलब है हर कक्षा की एक निश्चित त्रिज्या है। जैसे पहले वाली कक्षा की त्रिज्या को मैं बोल दूं R1, तो R1 फिक्स है। उसके बाद जो अगली त्रिज्या है R2 वो भी फिक्स है। उसके बाद जो अगली त्रिज्या है R3 वो भी फिक्स है। मतलब पहली, दूसरी, तीसरी जो कक्षाएं हैं उन कक्षाओं का निर्धारण करने के लिए बोर ने फॉर्मूले दे दिए थे कि पहले बार, अभी बाद में उन फॉर्मूलों की बात करेंगे अपन कि वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, बट आप सबसे पहले इस पॉइंट को लिखें कि उसने कहा कि ये जो निश्चित कक्षा है ना इसकी त्रिज्या भी फिक्स है, उसका एक फॉर्मूला है। दूसरी कक्षा की त्रिज्या भी फिक्स है, उसका एक फॉर्मूला है। तीसरी कक्षा की त्रिज्या भी फिक्स है, उसका एक फॉर्मूला है। ऐसे अंट शंट नहीं जैसे रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई बस गोल गोल चक्कर लगाना है, कहां लगाना है कुछ नहीं पता,
उसके हिसाब से तो ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। पर बोर्ड ने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, हर एक निश्चित कक्षा है, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। आई बात समझ में? जो भी निश्चित त्रिज्या है उसके हिसाब से कक्षा बन रही है, निश्चित कक्षा, और हर एक निश्चित कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा है। ध्यान सुनना, अब इसमें आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। ये सब बोर्ड ने कहा था, मैंने नहीं कहा। उसने कहा कि जैसे मान लो पहले वाली कक्षा है, पहले वाली जो कक्षा है उसकी त्रिज्या मान लो 70 जूल है, तो दूसरी वाली कक्षा की ऊर्जा मान लो 90 जूल है, और तीसरे वाली कक्षा की ऊर्जा मान लो 100 जूल है। तो अब उसने कहा था, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या चल रहा था कि ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की होती है। बोर्ड ने कहा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, ऊर्जा कक्षाओं की होती है। बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनो। ऊर्जा कक्षाओं की होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनों को लाइन से खड़ा किया, अब इलेक्ट्रॉन से पूछा भाई तेरी ऊर्जा कितनी है, इलेक्ट्रॉन ने कहा मेरी ऊर्जा 100 जूल है। बोले चल निकल थर्ड वाले में जा, उस इलेक्ट्रॉन को अपन ने यहां भेज दिया। अगले इलेक्ट्रॉन से पूछा भाई तेरी ऊर्जा बता कितनी है, उसने कहा मेरी ऊर्जा 90 जूल है। बोला आजा तू इधर जा। फिर हमने कहा एक काम कर, तीसरा इलेक्ट्रॉन से पूछा भाई तेरी ऊर्जा कितनी है, बोले भाई मेरी ऊर्जा 70 है। बोले चल आजा तू यहां रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के हिसाब से नहीं चल रहा है नाभिक के चारों तरफ मामला, कक्षाओं की ऊर्जा के हिसाब से मामला चल रहा है। हर कक्षा की ऊर्जा फिक्स है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास उस कक्षा की बराबर ऊर्जा है वो उस कक्षा का मेंबर माना जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो आप एक होटल में गए, आपकी स्कूल ने पिकनिक ऑर्गेनाइज करी और उस पिकनिक में आप किसी होटल में स्टे कर रहे हो। इन्होंने ये कह दिया होटल वालों ने कि भाई हमारा एक एग्रीमेंट हो रखा है, वो एग्रीमेंट ये है कि सम संख्या वाले जो कमरे हैं उनमें लड़के रुकेंगे और विषम संख्या वाले जो कमरे हैं उनमें लड़कियों का इंतजाम रहेगा, उसमें लड़कियां रुकेंगी। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहां पे लड़का लड़की डिसाइड कर रहे हैं क्या कि उनको कहां रुकना है, या फिर कमरों की संख्या डिसाइड कर रही है कि कहां रुकना है? ऑब्वियस सी बात है, कमरों की संख्या डिसाइड कर रही है। जैसे कमरा नंबर 1 के अंदर क्योंकि वो विषम है तो वहां पे लड़की रुकेगी, कमरा नंबर 2 में बॉय आएगा, कमरा नंबर 3 में गर्ल, 4 में बॉय, 5th में गर्ल, 6 में बॉय। तो कमरों के अंदर सम विषम पहले से तय है। अगर हम पकड़े लड़के को तो क्योंकि वो लड़का है इसलिए वो जा रहा है कमरा नंबर 2 में, अगला स्टूडेंट लड़की है तो वो जा रही है कमरा नंबर 5 में। इसी प्रकार लड़का लड़की के हिसाब से यहां पे रूम डिसाइड नहीं हो रहे, रूम डिसाइड पहले से हो चुके हैं, रूम नंबर पहले से तय हो चुका है, बस जो उस रूम नंबर के हिसाब से फिट है हम उसको उसके अंदर पटक रहे हैं। आई बात समझ में? और एक और बात, अपनी मर्जी से आप कमरे नहीं ले सकते। जैसे मैं लड़का हूं, मान लो मैंने कहा नहीं मुझे कमरा नंबर 5 चाहिए, तो मैं कमरा नंबर 5 में जा ही नहीं सकता क्योंकि मैं कमरा नंबर 5 के लिए फिट ही नहीं बैठ रहा हूं। कमरा नंबर 5 की कंडीशन ये है कि उसमें जाने के लिए आपको लड़की होना जरूरी है। अब क्योंकि मैं लड़की नहीं हूं तो मैं नहीं जा सकता उसके अंदर। बिल्कुल वैसे यहां पे हर एक कक्षा की ऊर्जा निश्चित है। अगर इलेक्ट्रॉन को उस कक्षा में जाना है तो उस कक्षा में जाने के लिए उस कक्षा की निश्चित ऊर्जा उसके पास होनी चाहिए। जैसे मान लो एक कमरा नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो उसके लिए 100 जूल की कंडीशन है। अगर उस इलेक्ट्रॉन के पास 100 जूल की ऊर्जा है तो वो कमरा नंबर 3 अर्थात इस तीसरे कक्ष में जा सकता है, कक्षाओं में जा सकता है, अदरवाइज वहां पे नहीं जा सकता। तो निश्चित त्रिज्या है, निश्चित कक्षा, निश्चित ऊर्जा, हर चीज के आगे क्या लग गया है? निश्चित लग गया है। आई बात समझ में? पक्का? बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने आपको ये बात कि बोर्ड ने कह दिया कि वृत्ताकार कक्षाएं बोलना बंद करो, निश्चित वृत्ताकार कक्षाएं बोलना शुरू करो। तो नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अंट शंट कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये रदरफोर्ड ने कहा था। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये नील्स बोर ने कहा था। तो उन्होंने सारी कहानी को ही उल्टा कर दिया। वहां हम ये सोच रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है उससे वो चक्कर लगा रहा है, और वहां पे हम मैक्सवेल के सिद्धांत को अप्लाई कर रहे थे। परंतु यहां पे एक्चुअल में ऊर्जा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से नहीं डिसाइड हो रही है, ऊर्जा पहले से डिसाइडेड है। इलेक्ट्रॉन तो बस उस ऊर्जा का है, इसलिए उस कमरे के अंदर बैठा हुआ है।
लड़का लड़की पे कोई बात डिपेंड नहीं कर रहा है कि होटल में कमरा देना है, वो पहले से तय है वहां पे कि अगर आप लड़का हो तो आपको विषम सम में जाना है, लड़की हो तो विषम में जाना है, ये पहले से तय है। अब आप उस कंडीशन पे फिट बैठोगे तो आपको रूम मिलेगा, नहीं फिट बैठते हो तो आपको रूम नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। यहां पहले से तय है कि कक्षा 1 की ऊर्जा कितनी है, उसकी त्रिज्या कितनी है, कक्षा 2 की ऊर्जा कितनी है, उसकी त्रिज्या कितनी है, कक्षा 3 की ऊर्जा कितनी है, उसकी त्रिज्या कितनी है। अगर इलेक्ट्रॉन फिट बैठता होगा